Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter The Living World. I'm हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे The Living World चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में. So let's begin. The Living World चैप्टर जो है वो NCERT क्लास 11th का यूनिट 1 का सबसे पहला चैप्टर है. यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है. ओके और इस चैप्टर के शुरुआत में एनसीईआरटी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस किया है. उसका नाम है बायोलॉजी. तो एनसीईआरटी ने व्हाट इज बायोलॉजी इस चैप्टर में सबसे पहले डिफाइन किया है. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. लाइफ फॉर्म्स क्या होता है देखो, एवरी स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज लाइफ फॉर्म्स. जैसे एग्जाम्पल मान लो, एक डॉग, एक एप्पल ट्री और यहाँ तक कि ह्यूमन, हम सब क्या है, ये सब क्या है, लाइफ फॉर्म है. इसी तरीके से मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म, मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है इस अर्थ पे प्रेजेंट है. तो इन सारे स्पीशीज को कहा गया है लाइफ फॉर्म्स और इनके स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी. उसके साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म के बारे में डिस्कस किया है, एक और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है जिसे कहते हैं लिविंग प्रोसेसेस. व्हाट इज लिविंग प्रोसेसेस? Living processes are chemical reaction occurring in living organisms known as metabolism. तो living processes को हम metabolism भी कह सकते हैं. Living processes are also known as AKA metabolism. और ये living processes या फिर metabolism क्या है? यह है chemical reactions जो कि living organisms के अंदर में चलते रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग स्टेट में रखते हैं, मतलब जिंदा रखते हैं. तो इन्हीं के स्टडीज को, लिविंग प्रोसेसेस के स्टडीज को और लाइफ फॉर्म्स के स्टडीज को कहा जाता है बायोलॉजी. नेक्स्ट एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में जिस सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात की है वो है व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या होता है. लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी ने पूछा है व्हाई इज लाइफ. लाइफ क्यों है. देखो, व्हाट इज लाइफ इज अ टेक्निकल या फिर साइंटिफिकल क्वेश्चन. ओके, मतलब साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, व्हाट इज लाइफ वाले क्वेश्चन को. बट व्हाई इज लाइफ, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, विच मीन्स फिलोसोफर्स जो होते हैं, जैसे बाबा हो गया, पंडित हो गया, नहीं बताते जिंदगी का सार क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है. तो ऐसे क्वेश्चंस फिलोसोफर आंसर करते हैं. बट व्हाट इज लाइफ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो साइंटिफिकल या टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि साइंस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. बट एनसीईआरटी ने सीधा सीधा व्हाट इज लाइफ नहीं बताया. एनसीईआरटी ने उससे पहले एक कहानी सुनाया है, एनसीईआरटी वाली स्टोरी. क्या है एनसीईआरटी वाली स्टोरी इस चैप्टर में, चलो देखते हैं. आज से बहुत सौ साल, हजारों साल, लाखों साल पहले अर्ली मैन हुआ करते थे, आदि मानव लोग. तो एनसीईआरटी ने कहानी में क्या कहा है कि ये जो आदि मानव लोग थे ना, अर्ली मैन जो थे, वाज इजीली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनएनिमेट मैटर्स. इनएनिमेट मैटर्स एक बड़ा ही फैंसी वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है इस चैप्टर में, जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो अर्ली मैन था वो बड़ा ही इजीली अंतर कर सकता था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एक इनएनिमेट मैटर में. कैसे, देखो, मान लो कोई ऐसा मैटर जो अर्ली मैन के सामने हो और उस मैटर से, उस थिंग से आवाज आ रहा हो और वो जो थिंग है एक प्लेस से, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो अर्ली मैन उसे लिविंग बोलता था. बट वैसी एक मैटर, एक थिंग है जो कि एक जगह प्रेजेंट होता है, मान लो जैसे ये रॉक, ओके, और ना ही ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा सकता है. तो अर्ली मैन उसे क्या कहता था, अर्ली मैन कहता था कि ये एक नॉन लिविंग इनएनिमेट मैटर है. तो बड़ा इजीली अर्ली मैन जो था वो डिफ्रेंशिएट कर पाता था. बट ये तो बात हो गई अर्ली टाइम की. मॉडर्न टाइम में क्या होता है, देखो, मॉडर्न मैन जो होता है ना, अब क्या मॉडर्न टाइम में क्या आ गया, मॉडर्न मैन, राइट, मॉडर्न मैन आ गया. टू स्टडी लाइफ, सोसाइटी, मतलब वही मॉडर्न ह्यूमंस एक ग्रुप में एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सोसाइटी. तो टू स्टडी लाइफ, लाइफ के बारे में जानने के लिए सोसाइटी जो था इंडल्ज कर लिया. इंडल्ज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड इन
एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। तो मॉडर्न मैन ने एक टर्म निकाला जिसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी और कहा कि इस फील्ड के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बट एंथ्रोपोलॉजी का एक ड्रॉबैक था। क्या था? एंथ्रोपोलॉजी रजिस्टर्ड लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। अभी अभी हमने देखा बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। करेक्ट? लिविंग प्रोसेसेस। बट एक बात बताओ, एंथ्रोपोलॉजी अगर मॉडर्न मैन पढ़ेगा, मॉडर्न ह्यूमन पढ़ेगा, तो उसे सारे स्पीशीज के बारे में पता चल जाएगा क्या? अर्थ के सारे लाइफ फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा? नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक था। मॉडर्न ह्यूमन जो था एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था एंथ्रोपोलॉजी का। तो इसीलिए मॉडर्न मैन ने क्या किया? शिफ्ट किया फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी। ये तो एक रीजन मैंने बोला, एंथ्रोपोलॉजी का ड्रॉबैक था, इसलिए बायोलॉजी की तरफ मॉडर्न मैन ने शिफ्ट किया। इसके साथ साथ और भी कई सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। हम एक एक करके चलो सबको डिस्कस करते हैं। रीजंस टू शिफ्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी। एनसीईआरटी ने टोटल 7 रीजंस लिखा है जिसके कारण ह्यूमंस ने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया। चलो पहला रीजन देखते हैं क्या था। पहला रीजन था अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी मतलब देखो, जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी का झरना, ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्स एंड माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड अटैकिंग शार्क्स। तो देखो इतना अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी था ह्यूमन के आसपास, ह्यूमन के अराउंड। और ह्यूमन सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में अपने बारे में ही पढ़ रहे थे, सिर्फ ह्यूमन साइंस के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो ह्यूमंस कितना कुछ मिस कर रहे थे। तो जब ह्यूमंस ने ये चीज़ देखा तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि बायोलॉजी में सारे अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते थे ह्यूमंस। तो ये एक रीज़न हुआ क्यों एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किए। दूसरा रीजन था क्यूरियोसिटी। देखो ह्यूमंस का बड़ा ही क्यूरियस नेचर होता है, ये तो तुम मानते हो ना। तुम्हारा नेचर कैसा है? क्यूरियस है। कोई भी अजीब जंतु या कोई चीज़ अपने आसपास देखते हो तो बड़ा क्यूरियस हो जाते हो और उसे टच करते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो ह्यूमंस का भी ऐसा ही नेचर था, क्यूरियस नेचर था और होता ही है। तो इसलिए ह्यूमंस ने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया जब इतने सारे बायोडाइवर्सिटी को देख के ह्यूमन क्यूरियस हो गया। थर्ड इज फियर। देखो ह्यूमंस जो होते हैं ना बड़े फियरफुल होते हैं, बड़े डरपोक होते हैं। सोचो अगर कोई स्नेक तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? जाहिर सी बात है डर जाओगे। तो ह्यूमंस ने देखा कि यार बहुत सारे तरह के स्नेक होते हैं, कुछ कुछ जहरीले होते हैं, कुछ कुछ जहरीले नहीं होते हैं। तो ह्यूमंस ने देखा कि यार अगर सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो स्नेक के बारे में और दूसरे और भी खतरनाक जानवर के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए ह्यूमंस ने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया। फोर्थ है मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन। देखो उतना कोई टफ टर्म नहीं है, इसका मतलब देखो क्या होता है। अर्ली मैन जो थे ना गाइस, अर्ली मैन वो अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए क्या करते थे? केव वॉल्स पे पेंटिंग करते थे। ठीक है, तो जब मॉडर्न मैन ने ये चीज देखा कि गुफाओं पे अर्ली मैन पेंटिंग्स क्या करते थे। जैसे ये पेंटिंग देखो, इसमें अर्ली मैन खुद को ड्रॉ किए और फायर के अराउंड खड़े हैं। इससे ये पता चलता है, इससे ये डिपिक्ट होता है कि अर्ली मैन जो है वो फायर का वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं फायर की। अच्छा क्यों कर रहे हैं अर्ली मैन फायर की पूजा? क्योंकि फायर जो था ना, जब अर्ली मैन उसे टच करते थे तो उन्हें जलन होता था, जल जाते थे ना, तो उन्हें दर्द होता था। तो अर्ली मैन को जिन चीज से डर लगता था या खतरा महसूस होता था, अर्ली मैन उसकी वर्शिप, उसकी पूजा करने लगते थे। जैसे थंडर, जब बादल बिजली गरजता था तो थंडर की भी पूजा करने लगते थे अर्ली मैन। तो जब मॉडर्न मैन ने ये चीज देखा कि यार अर्ली मैन के अंदर भी क्यूरियोसिटी था, फियर था, बहुत सारे आसपास चीजों के बारे में जानने की जागरूकता थी अर्ली मैन को, तो मॉडर्न मैन क्यों पीछे रहे? वो भी एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर गया और बायोलॉजी में सबके बारे में जानने लगा, जो एनिमल्स थे उनके बारे में। तो मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन एक और रीजन था टू शिफ्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी।
बेसिकली देखो एंथ्रोपोलॉजी में तो ह्यूमन सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ रहा है ना, लेकिन बायोलॉजी में देखो कितना कुछ के बारे में ह्यूमंस पढ़ रहा है। तो इसीलिए ह्यूमन जो था बायोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करने लगा आगे के समय में। फिफ्थ रीजन है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड। मतलब देखो क्या, एनसीईआरटी ने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म की बात की है, पास्ट के ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट के ऑर्गेनिज्म और फ्यूचर के ऑर्गेनिज्म। पास्ट के ऑर्गेनिज्म से ही प्रेजेंट का ऑर्गेनिज्म बना है और फ्यूचर के जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो प्रेजेंट के ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहा गया एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास 12 में तो एवोल्यूशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो एवोल्यूशन से पता चला कि पास्ट का और प्रेजेंट का फ्यूचर का ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटेड है। जब ह्यूमंस को ये चीज पता चला कि सारे ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड, तो एक बिगेस्ट स्पिन ऑफ आया। बिगेस्ट स्पिन ऑफ मतलब बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या था टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन ने एंथ्रोपोलॉजी का साथ छोड़ा और बायोलॉजी का हाथ पकड़ा। क्योंकि जब ह्यूमंस ने देखा कि यार सारे ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है, तो सोचो कितना कुछ जानना बाकी है ह्यूमंस को। और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते तो ह्यूमंस सेल्फिश होके सिर्फ खुद के बारे में ही पढ़ते रहते, ह्यूमंस साइंस के बारे में ही पढ़ते रहते, इतना कुछ पता ही नहीं चलता ह्यूमंस को। तो एक बिगेस्ट स्पिन ऑफ आया, फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस शिफ्टेड टू बायोलॉजी। ये तो मैंने 5 रीजन की बात की, चलो बाकी के 2 और देखते हैं। 6th रीजन इज इकोलॉजिकल रिलेशन। देखो इकोलॉजिकल रिलेशन में 2 चीज आता है, इकोलॉजिकल कॉपरेशन और इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्शन। इकोलॉजिकल कॉपरेशन होता है पॉजिटिव इंटरैक्शन, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्शन होता है नेगेटिव इंटरैक्शन। ये तो मैंने तुम्हें बस टर्म बोला बहुत सारा, इसका मतलब क्या होता है चलो जानते हैं। मान लो 2 ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2। ओके, ऑर्गेनिज्म 1 जो है वो ऑर्गेनिज्म 2 को कोई फायदा पहुंचा रहा है, ऑर्गेनिज्म 2 भी ऑर्गेनिज्म 1 को कोई फायदा पहुंचा रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरैक्शन। ओके, जो कि आता है किसके अंदर? इकोलॉजिकल कॉपरेशन के अंदर। तो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में कॉपरेट कर रहे हैं और पॉजिटिव इंटरैक्शन हो रहा है। बट मान लो ऑर्गेनिज्म 1 जो है वो ऑर्गेनिज्म 2 को कोई हानि पहुंचा रहा है और ऑर्गेनिज्म 2 भी जो है वो ऑर्गेनिज्म 1 को कोई हार्म पहुंचा रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरैक्शन, जो कि आता है इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्शन के अंदर। ओके, बट ये तो मैंने 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में इकोलॉजिकल रिलेशन बताया है। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उनके बीच में भी ये 2 तरह के इकोलॉजिकल कॉपरेशन और इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्शन हो सकता है। जैसे फिश मान लो, फिश एक ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट मान लो वाटर। फिश और वाटर के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। बट फिश और लैंड के बीच में कैसा होगा? मछली को लाके जमीन में रख दो तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, मछली मर जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में भी इकोलॉजिकल रिलेशन देखने को मिलता है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो होगा ही। तो ये चीज जब ह्यूमंस ने देखा तो ह्यूमंस ने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया। 7th रीजन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशन। देखो तुम्हें पता है, देखो किंगडम के अंदर फाइलम आता है, फाइलम के अंदर क्लास आता है, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। मतलब बहुत सारे स्पीशीज जो है वो एक जीनस के अंदर आएंगे, बहुत सारे जीनस जो है एक फैमिली के अंदर आएंगे। अब मान लो जैसे 3 स्पीशीज है, ओके, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, वैसी 3 जीनस है, जीनस 1, जीनस 2, जीनस 3। वैसी 3 फैमिली है, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3। अगर एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज और दूसरा स्पीशीज तीसरे स्पीशीज के साथ रिलेशन बना रहा है, रिलेटेड है, उसी तरीके से 3 जीनस जो आपस में रिलेटेड है और ये 3 फैमिली आपस में रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन। ओके, बट मान लो ये जो स्पीशीज है ये आता है इस पर्टिकुलर जीनस के अंदर, जीनस 1 के अंदर, और ये जो जीनस 1 है ये आता है फैमिली F1 के अंदर, तो हम इसे कहते हैं वर्टिकल रिलेशन। ओके, ये सीधा लाइन नहीं बना, वर्टिकल रिलेशन कहते हैं। ओके, उसी तरीके से ऊपर में भी होगा, ठीक है। तो ये चीज जब ह्यूमंस ने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन, तो ह्यूमंस ने एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया। तो ये 7 रीजंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट
यार ये हम क्या पढ़ने लगे, हम तो एनसीईआरटी का कहानी के अंदर घुस गए। वो हमारा मेन गोल थोड़ी था, हमारा तो मेन गोल था व्हाट इज लाइफ को आंसर करना, कि लाइफ क्या होता है। तो चलो वापस से अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ या फिर लिविंग एक ही चीज है, ठीक है। देखो, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अगर ये 5 कैरेक्टर तुम्हें किसी मैटर या किसी थिंग में दिख जाए तो वो मैटर या थिंग जो है वो लिविंग है, उसमें लाइफ प्रेजेंट है। ओके, बट एक नोट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है इंपॉर्टेंट नोट, ये है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, बट cellular organization, metabolism and consciousness are the defining characters or properties of life। है मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि देखो, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को तुम एक फैक्टर मानकर ये नहीं कह सकते कि कोई भी मैटर जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। बट अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या कॉन्शियसनेस में से किसी भी एक फैक्टर को तुम किसी मैटर में देख लिए तो वो मैटर ऑब्वियसली 100% लिविंग है। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? देखो मैं एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूँ। पहले ग्रोथ फैक्टर को पकड़ते हैं, ग्रोथ कैरेक्टर को पकड़ते हैं, ठीक है। मान लो एक बेबी है, इंसान का बच्चा है, ग्रोथ हुआ और एडल्ट बन गया, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा ये ह्यूमन जो है लिविंग होता है क्योंकि ह्यूमन का बच्चा में ग्रोथ होता है और एडल्ट बन जाता है, ठीक है। बट यार एक माउंटेन है, ठीक है। अब देखो, अब झटका लगेगा। माउंटेन पे ऐसे मान लो बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, सरफेस पे आके रॉक और बालू वालू मिट्टी आके जुड़ते गए और ये माउंटेन बड़ा हो गया। माउंटेन का भी तो ग्रोथ हो गया, तो माउंटेन को भी लिविंग बोल देते हैं। ग्रोथ तो हमें माउंटेन में भी दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, माउंटेन्स आर नॉन लिविंग। तो ग्रोथ को तुम एक बस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मान के ये नहीं बता सकते कि कोई भी मैटर लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो समझे, इसीलिए ग्रोथ को नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर कहा गया है लाइफ का। उसी तरीके से चलो अब रिप्रोडक्शन का भी एग्जाम्पल लेके तुम्हें दिखा देता हूं मैं। रिप्रोडक्शन, मान लो एक फर्टाइल कपल है, ओके, एक मेल है और एक फीमेल है, ओके। ये मेल और फीमेल जो है, फर्टाइल कपल ने रिप्रोड्यूस किया और एक बेबी आया। तो हमने कह दिया कि ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी बनाते हैं, तो ह्यूमंस जो है वो लिविंग है, ओके। बट मान लो एक सिनेरियो देखो, एक केस देखो, अगर यही कपल जो है इनफर्टाइल है, ठीक है, एक कपल जो है वो इनफर्टाइल है, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उदास है, सैड है, बिकॉज दे डोंट हैव अ चाइल्ड, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल कपल है। तो क्या हम इस कपल को नॉन लिविंग बोल देंगे क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और रिप्रोडक्शन तो एक कैरेक्टर है लिविंग का। तो इसीलिए देखो, इसी कारण से रिप्रोडक्शन को भी नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर कहा गया है, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक कपल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ये तो लिविंग है ना, इसको नॉन लिविंग थोड़ी बोल दोगे, ये तो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। तो इसीलिए देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ कहा गया है। लेकिन किसी भी मैटर में तुम्हें अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी थिंग में अगर तुम्हें मेटाबॉलिज्म या कॉन्शियसनेस दिख जाए तो तुम उस थिंग को, उस मैटर को कहोगे लिविंग, उसमें लाइफ प्रेजेंट है। तो ये चीज अभी ध्यान में रखना। इस सारे फैक्टर को, इस सारे कैरेक्टर को, पांचों के पांचों कैरेक्टर को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में और डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ओके। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, ठीक है, इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, पिक्चर तो ये पूरा बाकी है। अभी आगे के लेक्चर्स में तुम्हें हर एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो अभी बस इतना जान लो कि क्यों ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ कहा गया है, और व्हाट इज लाइफ का डेफिनेशन क्या है। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, और अपने दोस्तों के बीच में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।